आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि सुनिश्चित की जा चुकी है, जो कि 28 दिसंबर से होना प्रारंभ होंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे के एनटीपीसी जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें, ताकि कोई भी जीके का क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वो बेल आइकन वाली घंटी को भी ज़रूर दबा दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं आप दोस्तों हमारी आज की वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी है एडा लवलेस, ऑप्शन सी है टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन डी है स्टीव वोजनियाक। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए हमें कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, जिन्होंने पहला प्रोग्रामर उन्हें माना जाता है जिन्होंने कंप्यूटिंग मशीन की क्षमता को पूरी तरह से समझा था, उनका नाम है एडा लवलेस। एडा लवलेस ने कंप्यूटर की मशीन की क्षमता को पूरी तरह से समझा था, इसलिए उन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। यह था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है, किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है स्पेन। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं, उसका नाम है इटली, अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इटली को अभी तक सबसे अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं। ऑस्कर पुरस्कार के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह अमेरिका की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाने वाला अकेडमी पुरस्कार है। इसका नाम है अकेडमी पुरस्कार। दोस्तों, यह अकेडमी पुरस्कार है जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी हम लोग बोलते हैं। इसे ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार दोस्तों फिल्म जगत से जुड़े हुए सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखकों और टेक्नीशियंस को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सालाना पुरस्कार है। इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वह हुई थी 16 मई 1929 को। इसका जो शुभारंभ हुआ था 16 मई 1929 को हुआ था ऑस्कर अवार्ड का। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिकी एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, दबाव की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए है दोस्तों प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन, ऑप्शन बी है न्यूटन वर्ग मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन डी है न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। आंसर बताइए, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइए। दोस्तों, इकाई है उसका आंसर है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यह पास्कल के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, यह थी दबाव की एसआई इकाई। अब एसआई इकाई होती क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एसआई इकाई दोस्तों वैश्विक मापन की एक पद्धति है जिसका इस्तेमाल जो है तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान इकाइयों में दुविधा से बचने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। दोस्तों, इकाइयों की एक सार्वत्रिक जो है पद्धति का होना आवश्यक है, इसीलिए मापन की इकाइयों को जो मापन की इकाइयां हैं वो मानक बनाती हैं। अब दोस्तों, एसआई इकाइयों को हम कुछ देख लेते हैं। जैसे कि लंबाई होती है, जिसे लेंथ बोला जाता है। लंबाई की जो एसआई इकाई होती है उसे मीटर में डिनोट करते हैं, एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और जो राशि होती है द्रव्यमान को एम से डिनोट किया जाता है, और उसकी एसआई इकाई होती है जो वो किलोग्राम होती है। ठीक है, जिसे हम केजी में डिनोट करते हैं। ये दबाव की एसआई इकाइयाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी नहीं है साइंस की, तो आप ऊपर आई कार्ड पर जा करके प्रीवियस वीडियो आप हमारी देख सकते हैं। उसमें आपको सारी इकाइयों के बारे में विस्तार से समझाया गया है। आप प्रीवियस वीडियो हमारी जा करके देखिए। आई कार्ड पर ऊपर आपके लेफ्ट कॉर्नर पर आई कार्ड आ रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। और मैं वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और वो बेल आइकन वाली घंटी को भी जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कैलीग्राफी, ऑप्शन बी है जियोग्राफी, ऑप्शन सी है जियोलॉजी, ऑप्शन डी है कार्टोग्राफी। तो वीडियो को पॉज करें और आंसर बताएं। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो नक्शे के अध्ययन को दोस्तों कार्टोग्राफी बोला जाता है, अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब कार्टोग्राफी के बारे में मैं आपको बता दूं, मानचित्र कला की एक प्राचीन विधि है जिसमें धरती पर मौजूद नदियों या फिर नदी होती हैं, नदियां होती हैं, मैदानों, वनों आदि की जानकारी हम मानचित्र से भी प्राप्त कर सकते हैं। पुरातन युग में भी राजा महाराजा अपनी सीमाओं का निर्धारण जो है मानचित्र के आधार पर ही करते थे। दोस्तों कार्टोग्राफी के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि जामिया इस्लामिया नई दिल्ली में है, और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में है, और उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में है। यह तो थी जानकारी कार्टोग्राफी के बारे में। अब पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा? तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो वीडियो को पॉज करें और आंसर बताएं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, यह 2016 में करंट अफेयर में रहा था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यह जो पेपर है वह है दोस्तों 11 अप्रैल का। ठीक है, यह दोस्त पेपर जो है 11 अप्रैल 2016 का है। प्रीवियस ईयर का जीके का क्वेश्चन है, आपका एनटीपीसी का पेपर है फर्स्ट फेज का। ओके, तो अब आप वीडियो को पॉज करके आंसर बताएं फटाफट से हमें। दोस्तों यह जो भारत नेट सेवा योजना है और इसके माध्यम से जो ऑप्टिकल फाइबर जोड़ी जानी है, ग्राम पंचायतों को जो कनेक्ट किया जाएगा, यह उस समय 2016 का क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो 2016 के अकॉर्डिंग तमिलनाडु में जो था ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया था, और यह उस टाइम तमिलनाडु जो था राज्य पर उस राज्य में मतलब कि तमिलनाडु जो है उस टाइम पर तमिलनाडु नंबर 1 पर रहा था। अब जो 2020 के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वह उसका जो उत्तर होगा वह होगा बिहार। बिहार में इस टाइम 8,339 ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि अगले 1000 दिनों में देश के सभी 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो अब जो अपडेट हो गया है वह है, उसका आंसर है बिहार। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें आप। मैं इसे क्लीन कर देता हूं। ये जो है 8,339 है। ओके, 8339 आप स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे वीडियो को, स्किप नहीं करेंगे कुछ भी। रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, रिग्रेट लॉस वेटिंग लिस्ट, ऑप्शन बी है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, ऑप्शन सी है रेलवे लोकेशन वेटिंग लिस्ट, ऑप्शन डी है रेलवे लिस्ट वेटिंग लॉक्ड। तो आंसर बताइए। रेलवे का पेपर है और रेलवे के बारे में कोई क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें आंसर बताएं कि आंसर क्या होगा इसका। आप रेलवे के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी जरूर रखें दोस्तों, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का पेपर है, तो रेलवे के बारे में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन अवश्य ही आएंगे। तो आप ध्यान रखें और वीडियो को पॉज करके हमें आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। दोस्तों RLW और L का मतलब जो होता है वह होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो RLWL का मतलब क्या होता है? यह दोस्तों मध्यवर्ती स्टेशनों के बीच की दूरी के लिए यह टिकट जारी किया जाता है। मध्यवर्ती स्टेशनों के बीच की दूरी, ठीक है, मध्यवर्ती स्टेशनों के बीच की दूरी के लिए यह स्टेशन जारी किया जाता है। मतलब कि एक कोई आपका आरंभिक स्टेशन है, जैसे कि कोई भी L आपका आरंभिक स्टेशन है और W जो है आपका अंतिम स्टेशन है। इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी के लिए यह टिकट जारी किया जाता है, क्योंकि यह कोटा आमतौर पर विशेष मार्गों पर महत्वपूर्ण कस्बों या शहरों के लिए ही होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया RLWL का मतलब क्या होता है। तो यह थी जानकारी रेलवे के संक्षिप्त जो आपकी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं रेलवे में लिखी हुई टिकट पर, उसके बारे में जानकारी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
हमारा क्वेश्चन है 2015 में विज्ञान और आध्यात्म में योगदान के लिए यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए है आपका ग्यालवांग दुखिया, ऑप्शन बी है दलाई लामा, ऑप्शन सी है आपका मैथ्यू रिचर्ड, ऑप्शन डी है आपका सोंग्याल रिक्चो। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके आंसर बताइए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह 2015 का क्वेश्चन है और इसमें आपको ये यूरोपीय संगठन परमाणु अनुसंधान संगठन का क्वेश्चन है और यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यह 2015 में करंट अफेयर में काफ़ी रहा था, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। रेलवे का रेलवे में दोस्तों कभी भी कुछ भी उठा करके पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिवाइज कर लीजिए और आप 2019 और 2020 का करंट अफेयर याद कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका आंसर है दोस्तों वह है ग्यालवांग दुखिया। करंट ऑप्शन ए इसका ठीक है। 2015 में विज्ञान और आध्यात्मिक के योगदान के लिए दोस्तों यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन द्वारा ग्यालवांग दुखिया को सम्मानित किया गया था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थित है। ठीक है, इसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन है दोस्तों चंडीगढ़, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है दार्जिलिंग। तो आंसर बताइए दोस्तों, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके हम इसका आंसर बताइए कि चंडीगढ़, मैसूर, श्रीनगर, दार्जिलिंग या इनमें से कहां पर ट्यूलिप गार्डन स्थित है। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन दोस्तों श्रीनगर में स्थित है, अर्थात बी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जो है दोस्तों श्रीनगर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह डल झील कहां पर है? श्रीनगर में। डल झील के किनारे जबरन पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां दोस्तों? जबरन पहाड़ियां। ठीक है, जबरन पहाड़ियों की चोटियों पर स्थित इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन दोस्तों बहुत ही आकर्षक और लुभावना है। और ट्यूलिप गार्डन दोस्तों क्या नाम है इसका? क्योंकि यहाँ पर ट्यूलिप फ्लावर होते हैं। ट्यूलिप एक फ्लावर की किस्म है जिसे ट्यूलिप वहाँ पर इस गार्डन में, इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन में, ट्यूलिप गार्डन में बहुत सारे काफ़ी सारे ट्यूलिप हैं, तो उन्हीं के नाम पर यह इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन बोला जाता है इसे। और दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 7 दिनों के लिए ट्यूलिप समारोह भी चलता है, जिसमें 70 से भी अधिक किस्म की ट्यूलिप प्रजातियां, ट्यूलिप फ्लावर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यह थी जानकारी ट्यूलिप गार्डन के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? यह आप सभी को पता होगा, तो इसका आंसर फटाफट से बता दीजिए। ऑप्शन ए है आपका हैदराबाद, ऑप्शन बी है अमरावती, और ऑप्शन सी है विजयवाड़ा, और ऑप्शन डी है तिरुपति। तो वीडियो को पॉज करके हमें आंसर बताएं, कमेंट करके फटाफट से। क्वेश्चन सोचें, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर बताएं फटाफट से आप। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों पहले हैदराबाद थी, परंतु अब अमरावती है। ठीक है, परंतु अब दोस्तों एक और चेंज है कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की अब 3 राजधानियां होंगी। कैसे कैसे होंगी वो मैं आपको बता देता हूं। जो सबसे पहले राजधानी होगी वह है कार्यकारी राजधानी। ठीक है, एक आएगी कार्यकारी राजधानी आपकी, सेकंड है न्यायिक, और जो थर्ड है वह है विधायी। ओके, अब कार्यकारी राजधानी कहां पर होगी आपकी? कार्यकारी राजधानी जो है वो है विशाखापट्टनम। ठीक है, और जो न्यायिक राजधानी है वो है गुंटूर, और जो विधायी राजधानी है वो है कुर्नूल। ठीक है, यह है करनौल। ओके, ठीक है, तो ये थी जानकारी राजधानी के बारे में कि कार्यकारी, न्यायिक और विधायी राजधानी होंगी। अब इनका बंटवारा मैंने भी आपको बता दिया कि विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी है, और अमरावती जो है वो विधायी राजधानी, और कुर्नूल में जो है वो न्यायिक राजधानी होगी। ठीक है, और यानी मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वो जो है वो कुर्नूल में होगा। जो मुख्यमंत्री का जो कार्यालय और राजभवन और सचिवालय जो होगा वह सभी होंगे विशाखापट्टनम में। सभी होंगे विशाखापट्टनम में। और अमरावती में जो है, यहाँ पर अमरावती में होगी विधानसभा। ओके, अमरावती में है आपकी विधानसभा,
और कार्यकारी जो है आपकी कार्यकारी राजधानी जो वो है विशाखापट्टनम में, न्यायिक राजधानी गुंटूर में और विधायी राजधानी कुर्नूल में। ओके, कंफ्यूज मत होइए, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। विशाखापट्टनम जो है वो कार्यकारी राजधानी है, ठीक है। अमरावती विधायी राजधानी, अमरावती जो है वो विधानसभा है क्योंकि इसलिए विधायी राजधानी। और कुर्नूल जो है ये रहा कुर्नूल, कुर्नूल में जो है वो न्यायिक राजधानी, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, कुर्नूल यहाँ पर लिखना है। कुर्नूल में जो है वो न्यायिक राजधानी है, हाँ कुर्नूल में जो है न्यायिक राजधानी है। और मुख्यमंत्री का जो कार्यालय, राजभवन और सचिवालय जो है वो सभी विशाखापट्टनम के अंतर्गत होंगे। और कुर्नूल जो हाई कोर्ट होगा वो कहाँ पर होगा? कुर्नूल में, ठीक है। कुर्नूल ये रहा, कुर्नूल में क्या होगा? हाई कोर्ट। यह थी जानकारी अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मित्रों जितनी भी करंट अफेयर अपडेट होती रहेगी वो सभी मैं आपको बताते रहूंगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? यह कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर बताइए। कौन सा क्वेश्चन नहीं है, आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा इसमें नहीं पूछा गया है। तो कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए है स्कैनर, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है कीबोर्ड और ऑप्शन डी है मॉनिटर। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए हमें कि इसका क्या आंसर होगा। इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है यह आपको बताना है कि कौन कौन सी डिवाइस इसमें नहीं है, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड या फिर मॉनिटर। कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है बताइए, फटाफट से वीडियो को पॉज करिए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा कि कंप्यूटर की कौन सी इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर है दोस्तों मॉनिटर। मॉनिटर जो है कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब स्कैनर, माउस और कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? जिनसे इनपुट हम देते हैं, जैसे कीबोर्ड से हम बटन, कीबोर्ड में आप कुछ टाइप करेंगे तो वह कहाँ जा शो होता है? वह आउटपुट किस में दिखाई देता है? मॉनिटर में, क्योंकि मॉनिटर इनपुट को ग्रहण करता है। आपने जो मॉनिटर कीबोर्ड से आदेश दिया है वह उससे ग्रहण करेगा सीपीयू के माध्यम से और आपको शो करता है, इसलिए वह एक मॉनिटर क्या है? वह एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और इनपुट डिवाइस कौन कौन सी और हो सकती हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर के सिवा एक टच पैड, ठीक है। टच पैड जो है यह भी एक इनपुट डिवाइस हो सकती है। जॉयस्टिक, ओके, जॉयस्टिक यह भी एक इनपुट डिवाइस हो सकती है। वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस हो सकता है, ठीक है। ऑडियो माइक, माइक्रोफोन, स्टाइलस, इलेक्ट्रॉनिक पेन यह सभी एक इनपुट डिवाइस हो सकते हैं, ठीक है। तो यह थी जानकारी हमारे पास हमारी कंप्यूटर के बारे में और इनपुट डिवाइस के बारे में। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2015 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? ऑप्शन ए है पैट्रिक मोडियानो, ऑप्शन बी है श्वेतलाना एलेक्विक और ऑप्शन सी है एलिस मुनरो और ऑप्शन डी है मोयान। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें इसका आंसर बताएं कि क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। 2015 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो दोस्तों 2015 में नोबेल पुरस्कार जो जीता था वह जीता था साहित्य में। किसमें? साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार जीता था वह जीता था श्वेतलाना एलेक्विच ने, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, श्वेतलाना एलेक्विच ने, ओके। तो और नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। और एल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों किसका आविष्कार किया था? बारूद का आविष्कार किया था, ठीक है। तो एल्फ्रेड नोबेल ने बारूद का आविष्कार किया था, इसीलिए इन एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है राकेश शर्मा और ऑप्शन बी है कल्पना चावला, ऑप्शन सी है सुनीता विलियम और ऑप्शन डी है रवीश मल्होत्रा। तो वीडियो को पॉज करें और आंसर बताएं हमें क्या है। इसका आंसर दे दिया होगा। अंतरिक्ष यात्रा में यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? वह थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे। और विश्व के कौन से अंतरिक्ष यात्री थे? तो विश्व के दोस्तों 138वें अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है। राकेश शर्मा का जन्म दोस्तों 13 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है। राकेश शर्मा का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1949 को हुआ था दोस्तों। यह पंजाब के पटियाला में इनका जन्म हुआ था और इनका जो अंतरिक्ष अभियान था वह था सोयूज T11, ओके, सोयूज T11
इनका अंतरिक्ष अभियान था, और सोयूज T11 और T10 इनका अंतरिक्ष यान था। और इनको जो पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था कौन सा? अशोक चक्र। यह थी जानकारी अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बारे में। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी। ठीक है, यह थी जानकारी अंतरिक्ष यात्री के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन आपके दोस्तों, अमरकंटक पहाड़ियां, ऑप्शन बी है सह्याद्री पहाड़ियां, और ऑप्शन सी है मैकाल पहाड़ियां, ऑप्शन डी है नीलगिरी पहाड़ियां। तो वीडियो को पॉज करके हमें इसका आंसर बताइए, कमेंट करिए। दोस्तों, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है अमरकंटक पहाड़ियां, अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और यह दोस्तों कहां पर स्थित है? यह मध्य प्रदेश MP मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित है। ठीक है, अमरकंटक भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में से गिना जाता है, और जो इसकी ऊंचाई है दोस्तों वह है 1065 मीटर ऊंचाई पर विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में स्थित हरा भरा अमरकंटक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो यह थी जानकारी दोस्तों अमरकंटक पहाड़ियों के बारे में। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2016 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? यह फिर से दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए सियोल, ऑप्शन बी है रियो डी जेनेरियो, और ऑप्शन सी है लंदन, और ऑप्शन डी है टोक्यो। तो आंसर बताइए दोस्तों इसका कमेंट करके हमें फटाफट से। तो आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? वह इसका आंसर है रियो डी जेनेरियो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। रियो डी जेनेरियो शहर जो है वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम की मेजबानी करेगा, और वह यह कब करता? 2016 में। तो 2016 में दक्षिण अमेरिका, यह देश कहाँ का है दोस्तों? यह शहर जो है दक्षिण अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका के रियो डी जेनेरियो शहर में अमेरिका ने में पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की थी, और यह 3 शहरों में आयोजित हुआ था। कौन कौन से शहरों में? लॉस एंजलिस, पेरिस और एथेंस। ठीक है, तो यह थी जानकारी 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में। इसमें तो ओलंपिक गेम होने थे ग्रीष्मकालीन, वह कहाँ होने थे? जापान में होने थे। परंतु अब यह कब होंगे? अब यह 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। 2021 में जुलाई से लेकर के अगस्त तक 23 जुलाई डेट भी इसकी सुनिश्चित की जा चुकी है। 23 जुलाई 2021 से लेकर के यह 8 अगस्त 2021 तक यह आयोजित होंगे। कहां पर? जापान के टोक्यो शहर में। ठीक है, यह थी जानकारी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? तो ऑप्शन है आपके दोस्तों 21 साल, ऑप्शन बी है 25 साल, ऑप्शन सी है 30 साल, ऑप्शन डी है 35 साल। दोस्तों इसका आंसर बताइए हमें कमेंट करके। बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? वह है 25 साल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। वैसे संविधान में दोस्तों न्यूनतम आयु का उल्लेख तो नहीं किया गया है, परंतु भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, किस किस का सदस्य? लोकसभा का सदस्य हो या फिर वह राज्यसभा का सदस्य हो, इन दोनों में से किसी एक का उससे सदस्य होना अनिवार्य है। और जब वह इन दोनों में से किसी एक का सदस्य होगा तो ऐसी स्थिति में अगर वह लोकसभा का सदस्य होता है मान लीजिए, तो उसकी न्यूनतम उम्र क्या होगी? 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, तो यह थी जानकारी प्रधानमंत्री बनने की एज के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं। सोनार का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेगिंग, ऑप्शन बी है साउंड नेविगेशन एंड रीचिंग, ऑप्शन सी है साउंड नेविगेशन एंड रेगिंग, ऑप्शन डी है साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। तो वीडियो को पॉज करके फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों
आप लोगों ने आई होप आंसर दे दिया होगा। मैं सोनार के बारे में बता देता हूँ, सोनार क्या चीज़ होती है। दोस्तों सोनार वह है जो जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता करने के लिए ध्वनि संचरण का कार्य करती है। ठीक है, अंग्रेजी में सोनार का मूलतः शब्द होता है साउंड। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग कहाँ पर है हमारा? ऑप्शन सी, अर्थात ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। ठीक है, यह तकनीक जो है नौसेना में हमारे प्रयोग की जाती है। जो पनडुब्बियां होती हैं वहाँ उसके अंदर जिससे जल के अंदर मतलब कोई भी आसपास में कोई भी वस्तु है या फिर कोई जहाज है या पानी की सतह पर कोई जहाज है तो उसका पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से इसका पता किया जा सकता है। तो यह थी संक्षिप्त जानकारी सोनार के बारे में। दोस्तों ऐसे ही वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें फटाफट से, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है नियॉन, ऑप्शन सी है रेडॉन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइए। दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा कि कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। तो अक्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? अक्रिय गैस वह गैस होती हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, हमेशा मुक्त अवस्था में ही पाई जाती हैं। इन गैसों को ही अक्रिय गैस कहा जाता है। और अक्रिय गैस कौन कौन सी हैं दोस्तों होती हैं दोस्तों? हीलियम, नियॉन, रेडॉन। तो कौन सा ऑप्शन इसका है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, इनमें अक्रिय गैसें हैं ये। ठीक है, तो हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, तो यह थी जानकारी अक्रिय गैस के बारे में। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह सबको पता होना चाहिए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप लोग डेज याद कर लीजिए, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर कुछ पेपर में आपका एक ना एक डेज जरूर पूछा जाता है। कोई ना कोई विश्व मतलब कोई ना कोई दिवस जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको कि इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 1 जनवरी, ऑप्शन सी है 4 फरवरी और ऑप्शन डी है 8 मार्च। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों जो इसका आंसर होगा, विश्व एड्स दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह थी जानकारी विश्व एड्स दिवस के बारे में। दोस्तों यह मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप सारे ही डेज याद कर लीजिए, ये एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, मुंबई, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है मैसूर। दोस्तों यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री में किस शहर को, मतलब जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम भारत से मतलब दिल्ली ले जाया गया था। पहले राजधानी दिल्ली नहीं थी, तो इनमें से कौन सी राजधानी थी? मुंबई थी, मद्रास, कलकत्ता या मैसूर। ठीक है, तो कौन सी राजधानी थी आप बताइए? होगा वह है कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता को दोस्तों कलकत्ता से दोस्तों दिल्ली ले जाया गया था भारत की राजधानी को। और भारत की राजधानी को ये कब कलकत्ता से दिल्ली किया गया था? वह थी सन 1911 में। ठीक है, 1911 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, यह आज से 88 साल पहले की बात है। और अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन, 89 वर्ष की बात है। ठीक है, 2019 की बात बता रहा हूँ मैं। 2019 में 88 साल हो गए थे और 2020 में 89 ईयर्स हो चुके हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से कवर कर लेते हैं हम। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? ऑप्शन ए है 78%, ऑप्शन बी है 72%, ऑप्शन सी है 21% और ऑप्शन डी है 28%। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए फटाफट से। दोस्तों जो इसका आंसर है वह है 78%। 78% हमारे एनवायरनमेंट में जो है नाइट्रोजन है। ठीक है, 78%।
ऑक्सीजन कितनी है और ऑक्सीजन कितनी है और अन्य गैसें कितनी है, उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। O2 कितनी है और अदर्स गैसें कितनी है। दोस्तों अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप आई कार्ड पर जाकर के प्रीवियस वीडियो हमारी देख सकते हैं और उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी अगली वीडियो है, अगला क्वेश्चन है, स्लाइड पर आ जाते हैं हम फटाफट से, देर नहीं करेंगे। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन है दोस्तों रतौंधी, गंठमाला, रूसी, सुखंडी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या है, रोग होता है उसका नाम है गंठमाला, ठीक है। दोस्तों आयोडीन की कमी से घोंघा, गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, मृत बच्चे पैदा होना या फिर काम करने में थकान महसूस होना, विकलांगता, मंदबुद्धि, बौनापन, महंगापन, इन जैसे रोग हो सकते हैं आयोडीन की कमी के कारण। तो इसकी काफ़ी जांच कराई दी जाती है। यह नमक में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, उसके कारण यह रोग होता है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है जीने का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार, ऑप्शन डी है देश की रक्षा करने का अधिकार। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। आप लोग मिस्टेक ना कर दें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें क्योंकि ऑनलाइन पेपर हो रहा है, ऑफलाइन नहीं है कि आप मार्क करते चलेंगे, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि भारत के ध्यान से पढ़ लीजिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो नहीं, जहां पर नहीं कह रहा है तो पहले ये देख लीजिए कि कौन कौन से हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, देश की रक्षा करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। यह हमारा क्या है, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य जो कि है आर्टिकल 51A, ठीक है। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। और संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार, ये हमारे कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। और हमारे मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में है दे रखे हैं? 12 से 35 है। और जो DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा, जो देश की रक्षा करने का अधिकार है, फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटी जो है रक्षा करने के जो दायित्व है हमारा भारत के प्रति, हमारे देश के प्रति, वह एक आर्टिकल 51A में, ठीक है। और देश की रक्षा करने का अधिकार जो है वह किस खंड में दे रखा है? वह दे रखा है 51A के क्लॉज D में, ठीक है, अर्थात क्लॉज घ में। आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें देश की रक्षा करने का अधिकार दे रखा है, ठीक है। तो यह था अधिकार, भारत का मौलिक अधिकार नहीं है, ये भारत का हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ठीक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों 5 दिसंबर, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 5 जून और ऑप्शन डी है 14 सितंबर। वीडियो को पॉज करके फटाफट से कमेंट करिए हमें कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपके मैंने बता दिए, 5 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 5 जून या 14 सितंबर। तो वीडियो को पॉज करें और आंसर बताएं। तो आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। हिंदी दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है वह है 14 सितंबर। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस को मनाने का 14 सितंबर को जो कारण है वह यह है कि हिंदी दिवस मतलब 14 सितंबर को देश की राजभाषा के रूप में हिंदी को मनाने का फैसला किया गया था। हिंदी को घोषित किया गया था 14 सितंबर 1953 को, ठीक है। कब किया गया था? 14 सितंबर 1953 को हिंदी को भारत की राजभाषा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा।
राजभाषा घोषित किया गया था 1953 को, 14 सितंबर 1953 को। इसी कारण इसे 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों को मैं एक आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यह थी जानकारी विश्व हिंदी दिवस के बारे में और हिंदी दिवस के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो आंसर बताइए दोस्तों इसका। दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, अर्थात एमपी में स्थित है। और इसका मतलब ये हुआ कि बी इसका ऑप्शन ठीक है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों किस और नाम से जाना जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पर टाइगर बाघों का भंडारण किया जाता है। और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, बालाघाट जिले के बहर तहसील का यह एक गांव है। ठीक है, अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों और अंतिम क्वेश्चन है ये। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, मौजूदा भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? यह दोस्तों 2016 का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैं जो इसका आंसर बताऊंगा यह वर्तमान प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बताऊंगा और इसका करंट आंसर जो भी होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, रानी रामपाल, ऋतु रानी, ऑप्शन सी है सूरज लता देवी और ऑप्शन डी है आपका सुशीला चानू। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करें हमें कि इसका आंसर क्या है। महिला भारतीय हॉकी टीम में जो कप्तान है वह 2016 के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वह है ऋतु रानी। 2016 के अकॉर्डिंग ऋतु रानी महिला हॉकी टीम की कप्तान थी। और वर्तमान में 2020 के अकॉर्डिंग दोस्तों महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? रानी रामपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वर्तमान के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि रानी रामपाल मौजूदा समय में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। ठीक है, तो यह थी हमारी आज की डिस्कशन दोस्तों। वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगती है आप हमारे वीडियो को कमेंट करें और हमें सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पर, हमारे चैनल पर दोस्तों आप सभी के लिए करंट अफेयर्स और पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी सभी के जो वीडियोस हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। जीएस के भी, जीएस के, रीजनिंग के सभी प्रकार के वीडियोस जो हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप जाकर के हमारे चैनल को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। और दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के वीडियो को डाउनलोड, वीडियो की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारे चैनल की कैसा लगता है आप हमें कमेंट करें। और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के वीडियो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और हमारे डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप फेसबुक पेज पर हमें लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें इस पते पर ज़रूर भेजिए। हमारा पता है educationhubsmart@gmail.com। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यह था हमारा आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।